प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th और 12th के बच्चों के लिए हिंदी का एक मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल वीडियो लेकर के आ चुका हूं। और प्यारे बच्चों, सभी को पता है कि आप सभी का हिंदी का पेपर 16 फरवरी 2023 को होने वाला है और मेरे को पता है कि आप सभी लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। और प्यारे बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को हिंदी का एक ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने वाला हूँ जो कि बोर्ड के पेपर में हर साल 6 नंबर में पूछा जाता है। और टॉपिक का नाम होने वाला है रस, छंद और अलंकार। प्यारे बच्चों, ये जो टॉपिक है बोर्ड के पेपर के लिए इतना ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है कि टॉपिक बोर्ड के पेपर में हर साल 6 नंबर में पूछा जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे समझ सकते हैं, ये क्लास 10th के बच्चों का 2022 का हिंदी का ओरिजिनल पेपर है और इसका पेपर का उठा करके देखोगे ना तो 8वां नंबर क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि हास्य रस अथवा करुण रस का अस्थाई भाव एग्जाम्पल के साथ लिखना है, परिभाषा लिखना है। उपमा अलंकार अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का परिभाषा एग्जाम्पल के साथ लिखना है। सोरठा छंद अथवा रोला छंद का लक्षण एग्जाम्पल के साथ लिखना है। यहीं तक नहीं, आप इंटर का भी पेपर उठा करके देखोगे तो ये टॉपिक बोर्ड के पेपर में हर साल पूछा जाता है। जैसे कि समझ सकते हैं, श्रृंगार रस अथवा शांत रस का लक्षण सहित उदाहरण सहित लिखना है। अनुप्रास अलंकार अथवा रूपक अलंकार का परिभाषा लिखना है, एग्जाम्पल सहित लिखना है। दोहा छंद अथवा सोरठा छंद का लक्षण एग्जाम्पल के साथ लिखना है। ये बोर्ड के पेपर में हमेशा 6 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो को ध्यान से देखना, अंत तक जरूर देख लेना क्योंकि ये टॉपिक बोर्ड के पेपर में हमेशा पूछे जाते हैं। और मेरे बच्चों, एक बात और, मैं आप सभी को इसी वीडियो के माध्यम से यही बताने वाला हूं कि बोर्ड के पेपर में हिंदी की कॉपी कैसे लिखोगे ताकि आप सभी का 90% मार्क्स अचीव हो सके। प्यारे बच्चों, सभी को पता है कि आप सभी का हिंदी का पेपर 16 फरवरी को होने वाला है और बोर्ड के परीक्षा में हिंदी का भी सेम टू सेम ऐसा ही लिखना जैसे कि मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। टॉपर्स बिल्कुल ऐसे ही लिखते हैं बोर्ड की कॉपियां, लेकिन कैसे लिखते हैं सब कुछ मैं आप सभी को इस कॉपी को दिखा करके बताऊंगा कि कौन कौन सी कॉपी में गलतियां नहीं करना है और आप सभी को कॉपी में कौन कौन सी बातों को रिप्रेजेंट करना है ताकि एग्जामिनर इंप्रेस हो जाए, वो भी मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप सभी को बेस्ट हैंड राइटिंग को यहाँ पे तैयार करना है और इसी राइटिंग में लिखना है। आपकी राइटिंग कैसी भी हो, आपको परेशान होकर के नहीं लिखना है, तेजी में नहीं लिखना है, आराम आराम से ऐसा ही लिखना है। ठीक है, और बोर्ड के पेपर में ब्लू या ब्लैक पेन का इस्तेमाल करना है, तीसरा कलर का इस्तेमाल नहीं करना है। सॉलिड कंटेंट को लिखना है, जितना प्रश्न पूछा जाए उतना ही लिखना है, बाकी आप सभी को बकवास की बातें नहीं लिखना है। आप सभी को बोर्ड की कॉपी में क्लीन, साफ सुथरा और क्लियरिटी होनी चाहिए, तभी बोर्ड के पेपर में अच्छे से अच्छे नंबर मिलते हैं। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। अब आइए हम टॉपिक पे आते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन दे रहा है ये बोल रहा है कि हास्य रस अथवा करुण रस का स्थायी भाव एग्जाम्पल के साथ परिभाषा वगैरह लिखना है। सब कुछ मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर दे रहा हूँ, 6 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देखना। पसंद आए वीडियो तो वीडियो को एक बार से लाइक पहुंचा देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। ठीक है, आओ हमारा क्वेश्चन दे रहा है कि हास्य रस अथवा करुण रस में से किसी एक रस का अस्थाई भाव लिखते हुए उसका उदाहरण भी दीजिए। कैसे करोगे? अगर ये क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में आ जाएगा तो कैसे करोगे? सबसे पहले प्यारे बच्चों, यहाँ पे हेडिंग लगाओगे प्रश्नोत्तर संख्या 8वां का क। ठीक है, यहाँ पे लिखोगे हास्य रस। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग अंडरलाइन भी कर सकते हो। ठीक है, अच्छा लगता है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखोगे परिभाषा। सबसे पहले आप हास्य रस का परिभाषा लिखोगे। परिभाषा इसका कैसे लिखोगे? तो हास्य रस का अस्थाई भाव, जैसे बता रहा हूँ वैसा लिखना है। हास्य रस का अस्थाई भाव हास्य होता है। ठीक है, जब किसी वस्तु या व्यक्ति के विकृति, आकार, वेशभूषा, वाणी, चेष्टा आदि से व्यक्ति को बरबस हंसी आ जाए, वो हंसी को कंट्रोल ना कर पाए, तो वहाँ कौन सा रस होगा प्यारे बच्चों? वहाँ पे होगा हास्य रस। कौन सा रस होगा? वहाँ पे होगा हास्य रस। ठीक है, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास्य। ठीक है, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास्य। तो जब किसी वस्तु या व्यक्ति के विकृति, आकार, वेशभूषा, वाणी, चेष्टा आदि को देख करके किसी व्यक्ति को बरबस हंसी आ जाती है, हंसी वो कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं? हास्य रस बोलते हैं। अब इसका एग्जाम्पल कैसे लिखोगे समझो। पहले यहाँ पे लिखोगे कि मुनहि मोह मन हाथ पराए, हंसहि शंभु गण अति सच पाए, यद्यपि सुनहि मुनि अट परिट बानी, समुझी न परई बुद्धि भ्रम सानी। यहाँ पे देखो हंसी की बात की गई है तो यहाँ पे हास्य रस हो जाएगा। ठीक है, अब से पूछा भी जाता है कि इसमें से कौन सा रस है। ठीक है, यहाँ पे दे दिया जाता है चौपाई वगैरह, अब से पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा हास्य रस है, वो भी करके लिख दोगे तो 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अब इसका स्पष्टीकरण भी करने के लिए बोला है तो कैसे करोगे? यहाँ पे लिखोगे हेडिंग स्पष्टीकरण, यहाँ पे लिखोगे अस्थाई भाव हास्य है, यानी हंसी है, रस इसमें हास्य होता है, अनुभव इसका हंसना होता है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, इसी में था करुण रस को देखते हैं। करुण रस, ये भी बोर्ड के पेपर में हर साल पूछा जाता है। कैसे लिखोगे? सबसे पहले परिभाषा लिखना है। करुण रस का अस्थाई भाव शोक है। करुण मतलब क्या होता है? शोक मतलब कि हानि, इसका मतलब कि कोई दुखी हो जाता है उसको हमें करुण रस बोलते हैं। ठीक है, शोक नामक अस्थाई भाव
जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तब वहां पे होगा करुण रस। ठीक है, तब करुण रस की निष्पत्ति होती है, ये व्युत्पत्ति होती है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिखोगे मणि खोए भुजंग से जननी फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। ठीक है, तो ये वाला एग्जाम्पल वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है और इस एग्जाम्पल को तैयार भी करना, याद भी करना और इसी को जाकर के बोर्ड के पेपर में छाप देना। 6 नंबर कोई माई का लाल आप सभी को रोक नहीं सकता है। ठीक है, अब इसका भी स्पष्टीकरण कैसे करोगे बच्चों, यहाँ पे लिखोगे अस्थाई भाव शोक है, अनुभाव इसका सिर पटकना हो जाएगा और प्रलाप करना मतलब कि दुखी, मतलब कि दुख अपना किसी को बताना या साझा करना। ठीक है, संचारी भाव इसमें क्या हो जाएगा, स्मृति, यादगार हो जाएगा, विषाद हो जाएगा, इत्यादि हो जाएगा। समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे अलंकार के बारे में। अलंकार, ठीक है, समझो क्वेश्चन हमारा कैसे बोलता है कि निम्नलिखित अलंकारों में से किसी एक का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। देखो इतने सारे अलंकार दिए गए हैं, जैसे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, यमक, श्रेष्ठ, इतने सारे अलंकार दिए गए, लेकिन इतने सारे अलंकार को आप सबको तैयार नहीं करना है, 1-2 तैयार कर लो, बोर्ड के पेपर में पक्का पूछे जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे समझ सकते हो, 1 मिनट यहाँ पे, चलिए मैं आप सभी को ऐसे 3 अलंकार के बारे में बता दे रहा हूँ कि अगर तीनों में से किसी तीनों को तैयार कर लेते हो तो बोर्ड के पेपर में इसी में से आ जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा गया उपमा अलंकार। अब उपमा अलंकार क्या होता है, तो समान धर्म के आधार पर जहां एक वस्तु की समानता या तुलना किसी दूसरी वस्तु से जब करेंगे ना तो वहां पे क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार होगा। क्या बोलेंगे, समान धर्म या एक जाति के 2 वस्तु का हम तुलना किसी तीसरी वस्तु के साथ करेंगे तो वहां पे कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार होगा। जैसे यहाँ पे देखो राधा के चरण गुलाब के समान कोमल है। अब यहाँ पे देखो राधा के जो चरण है किसके समान कोमल है, गुलाब के समान। जैसे यहाँ पे गुलाब जैसे कोमल होता है उसी तरीके से माता राधा का चरण भी उसी तरीके से कोमल होता है। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है रूपक अलंकार। अब रूपक अलंकार क्या होता है, जहां उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप हो वहां पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, रूपक अलंकार। जैसे यहाँ पे देखो चरण कमल बंदो हरिराई। ठीक है, भगवान राम का जो चरण है वो किसके समान कोमल है, कमल के समान कोमल है। ठीक है, अगला हमारा दिया है उत्प्रेक्षा अलंकार, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए या व्यक्त की जाए वहां पे क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। अब इसका एग्जांपल कैसे लिखोगे कि सोहत ओढ़ पीत पट श्याम सलोने गात अमनो नीलमणि शैल पर आपत परियो प्रभात। तो ये वाला आप सभी को एग्जाम्पल जरूर लिखना है, एग्जाम्पल जरूर लिखना है वरना नंबर काट दिए जाएंगे। ठीक है, नंबर पूरा का पूरा नहीं मिल पाएंगे। समझ में आ गया इतना बात। चलो अगला हमारा क्वेश्चन दिया है यहाँ पे छंद के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन हमारा दे रहा है कि रोला अथवा सोरठा में से किसी एक छंद का लक्षण अथवा उदाहरण लिखिए। ठीक है, कैसे लिखोगे समझो। पहले सबसे पहले रोला के बारे में समझते हैं, कैसे लिखोगे। दिया है कि रोला एक सममात्रिक छंद है। अब सममात्रिक छंद कहने का सेंस यहाँ पे ये है कि इसके प्रत्येक चरण में 11 और 13 मात्राएं विराम से और 24 मात्राएं होती है। समझ में आ गया। ये कैसा मात्रक छंद है, सम मात्रक छंद है। इसमें 11 और 13 मात्राएं होती है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे समझ सकते हैं कि जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, नित्य बल से बलमेट विधर्मी मुगल कुराजी, जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी, हैं ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। समझ में आ गया। तो इसको भी तैयार करना है और इसको भी याद करके जरूर से जरूर जाना है। अगला हमारा टॉपिक अंतिम नंबर टॉपिक है सोरठा के बारे में समझ लेते हैं। सोरठा क्या होता है, एग्जाम्पल वगैरह कैसे लिखोगे, परिभाषा कैसे लिखोगे। तो सोरठा एक अर्ध सममात्रिक छंद होता है, सभी को पता है। इसमें भी 4 चरण होते हैं, लेकिन इसके प्रत्येक तथा तृतीय चरण में 11 मात्राएं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती है। और यह दोहे का उल्टा होता है। जैसे दोहा होता है उसी तरह से एकदम जो दोहा का ये उल्टा होता है, अपोजिट होता है। दोहा में क्या होता है, पहले का और तीसरा का में 13 मात्राएं और दूसरा का और चौथा में 11 मात्राएं होती है, लेकिन इसमें उल्टा हो रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे लिख सकते हैं कि जे ही सुमिरत सीधी होई गणनायक करिवर बदन। ठीक है, करहूँ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। ठीक है, तो इस वाले एग्जाम्पल को भी तैयार करना है। और इतने सारे अगर टॉपिक तैयार कर लेते हो तो बोर्ड के पेपर के लिए आप सभी का 6 नंबर कोई नहीं रोक सकता है। 6 नंबर आप अच्छे से अच्छे स्कोर कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।